नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के डिस्कशन करते आए हैं और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उससे आपको लाभ भी मिल रहा होगा, कुछ लाभान्वित आप हो रहे होंगे। और अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर कोर्स में। पेपर कोड LL404 है, पेपर नंबर 4 है, भारतीय न्याय संहिता का जो दूसरा हिस्सा है। अब भारतीय न्याय संहिता का जो दूसरा हिस्सा है, इससे पहली बार पेपर हो रहा है। पहली बार पेपर होने से मेरा मतलब है कि पहले IPC से हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड से हुआ करता था। पहले सेमेस्टर में आप मतलब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते थे आप 120 तक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तक। उसके बाद सीधे कल्पेबल होमिसाइड से 299 ऑनवर्ड शुरू होता था, जो आपका अगला सेमेस्टर होता था उसमें। तो अब इस बार आपको भारतीय न्याय संहिता का जो दूसरा हिस्सा है उससे आपको सवाल करने हैं। पहली यूनिट है ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की, दूसरी यूनिट है ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन की, और तीसरी यूनिट है ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, चौथी यूनिट है ऑफेंसेज रिलेटिंग टू फ्रीडम्स, राइट एंड इंसल्ट की। पहली यूनिट में जो टॉपिक है वो कल्पेबल होमिसाइड का है। यहाँ से आपको एक बड़ा सवाल मिलता है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के एक तुलनात्मक अध्ययन को समझना है, देखना है आपको। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के सेक्शंस जो हैं वो 100 और 101 हैं। पहले 299, 300, 302 तक हुआ करते थे। मॉब लिंचिंग और कंसर्टेड एक्ट्स ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, तो ये मॉब लिंचिंग की जो धारा है, ये धारा पहली बार जोड़ी गई है। तो मैं यहाँ पर आपसे एक विशेष चीज़ ये भी कह दूँ कि जो भी नए ऑफेंसेस जोड़े गए हैं वो सभी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ट्रेडिशनल सवाल आया करता है कि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है, कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है, कब नहीं है। मर्डर का मतलब क्या होता है, चोरी है, डकैती है और एक्सटॉर्शन वगैरह है। लेकिन जो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, इस सब आपको विशेष रूप से पढ़ करके आना है। AB करके छोटे छोटे शॉर्ट नोट करके पूछे जाने की संभावना रहती है। तो मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है, उसके आगे है डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस 106, हर्ट है सेक्शन 114 है 114 है, ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 116 है 116, फोर्स सेक्शन 128 है, क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 129 है, और असॉल्ट सेक्शन 130 है। असॉल्ट और बैटरी आप शायद टॉर्ट में पढ़ चुके होंगे, या टॉर्ट आपके सिलेबस में अगर होगा तो अगला पेपर है आपका। टॉर्ट आप पढ़ रहे होंगे, दोनों में काम आ जाएगा, असॉल्ट और बैटरी। दूसरी यूनिट में ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन में सेक्सुअल ऑफेंसेज रेप सेक्शन 63 है, गैंग रेप सेक्शन 70 है, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वीमेन 74 से 79 तक है, 74 से 79 तक। ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज है, डाउरी डेथ सेक्शन 80 है, बाइगैमी मैरिज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस सेक्शन 82 है, क्रूअल्टी सेक्शन 85 और 86 है। ऑफेंसेज अफेक्टिंग डिसेंसी एंड मॉरल्स ऑफ वीमेन, जिसमें ऑप्सिन एक्ट और ऑप्सिन सॉन्ग्स की बात है, सेक्शन 296, मीनिंग टेस्ट और क्राइटेरिया रिपरकशंस। इसमें जो टेस्ट है वो टेस्ट आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, हिकलिन टेस्ट बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। तीसरी यूनिट ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी की है। थेफ्ट का मतलब क्या होता है 303, स्नैचिंग का मतलब क्या होता है 304, मुझे लगता है स्नैचिंग में पहली बार जोड़ा गया है। एक्सटॉर्सन 308 है, रॉबरी 309 है, डकैती 310 है, 310 है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, पहले क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी था, सेक्शन 314 है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत का मुकदमा 316, चीटिंग 318, मिसचीफ 324, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास 329 और 330, फॉर्जरी 336। चौथी यूनिट जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू फ्रीडम्स, राइट एंड इंसल्ट है, जिसमें रॉन्गफुल रिस्ट्रेन आपको पढ़ना है 126 में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपको पढ़ना है 127 में, सदोष अवरोध वगैरह जो आपको पढ़ना होता है। उसके बाद किडनैपिंग है 137 में, और किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों आपके लिए ज़रूरी भी हैं, तुलनात्मक अध्ययन टाइप का पूछा जाता है। एब्डक्शन 138 में है, ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन्स 143, 144 है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन 351 है, डिफेमेशन 356 है। तो आपके जो इस बार के सिलेबस में जो धाराएं हैं वो देखा जाए तो सेक्शन 100 से लेकर के सेक्शन 356 तक है। आपको करीब 256 के आसपास धाराओं का नॉलेज लेना है, पढ़ाई करके आना है। अब हम लोग एक बार पिछले साल के पेपर की बात कर लेते हैं। पिछले साल जो सवाल आया था, व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, सदोष मानववध का मतलब क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस व्हेन कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, वे कौन से अपवाद हैं जबकि सदोष मानववध हत्या का अपराध नहीं होता है। तो ये मान के चलिए कि ये सवाल तो एक ऐसा सवाल है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको छूट मिलनी ही नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड का मर्डर का मतलब, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब मर्डर का मतलब, दोनों में अंतर, दोनों के जितने भी एक्सेप्शंस हैं, चाहे वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात हो या कुछ भी बात हो, तो वहाँ से आपको एक सवाल मिलता ही मिलता है, और कभी कभी 1 से 2 सवाल भी मिल जाते हैं, बड़ा सवाल जब होता है। दूसरा सवाल आया था, डिफाइन रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, डिस्टिंग्विश ऑल्सो बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट,
सदोष अवरोध की परिभाषा दीजिए। सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध में अंतर कीजिए। अवरोध का मतलब क्या है, परिरोध का मतलब क्या है। अगर मैं आपके एक तरफ का रास्ता बंद कर दूं कि इधर से नहीं जाना है, या मैं आपको किसी ऐसी जगह पे बंद कर दूं कि कहीं भी बाहर निकलने की व्यवस्था ना रहे। तीसरा सवाल था डिस्कस डिफेमेशन एंड इट्स एक्सेप्शन एज लेड डाउन इन इंडियन पिनल कोड। तो मानहानि जो है, मानहानि भी एक ऐसा सवाल है कि जो किसी न किसी फॉर्म में आपसे पूछा जाता रहा है, चाहे डिफेमेशन के एक्सेप्शंस पूछ लिए जाएं, चाहे इस प्रकार से, हाँ इसमें पूछा हुआ है। चौथा सवाल था कि एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट एज गिवन इन सेक्शन 378 आईपीसी विद इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉज व्हेन अ पर्सन मे बी सेड टू कमिट थेफ्ट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में दी गई चोरी की परिभाषा का उदाहरण सहित एवं निर्णीत वादों की सहायता से विश्लेषण कीजिए। कब किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि उसने अपनी संपत्ति की चोरी की है। आप अपनी साइकिल बनवाने के लिए, अपनी बाइक बनवाने के लिए अगर किसी के यहाँ दे करके आते हैं और लेने गए आप, वो नहीं है वहाँ पर, मौके पर नहीं है, तो आपने सोचा कि लाओ हम बाइक लेकर के चलते हैं यहाँ से, तो क्या माना जाएगा कि आपने अपने सामान की चोरी की है कि नहीं। इलस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस सेमेस्टर में। क्या मैं तो कहूँगा कि पिछले बार भी ज़रूरी था, इस बार भी ज़रूरी है। जो आप जो धाराएं पढ़िए तो धाराओं के नीचे के इलस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसी इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। पांचवा सवाल था व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल इंटिमिडेशन। आपराधिक अभिवास से आप क्या समझते हैं। मुझे लगता है अभिवास के बजाय ये कुछ और शब्द वहाँ पर है। सवाल था वेदर थ्रेट टू सोशल बाइकॉट एंड एक्स कम्युनिकेशन शैल बी ट्रीटेड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्या आपके सामाजिक बहिष्कार या जाति बहिष्कार की धमकी जो है वो आप इस वाले क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंतर्गत आएगी। अगला सवाल आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिसचीफ। रिष्टी से आप क्या समझते हैं। मिसचीफ का मतलब क्या होता है, आप किसी के खूंटे पर बंधी हुई गाय को खोल दें, अब वो गाय भाग जा रही है, ना वो आपके पास आ रही है, ना वो अगले को मिल रही है, और कहाँ जा रही है आपको पता भी नहीं है, आपको नहीं जानकारी है कि कहाँ जाएगी, कहाँ भागेगी, तो ये किस प्रकार का अपराध है। कैन अ पर्सन बी हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ मिसचीफ फॉर हिज ओन प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी के लिए मिसचीफ के जिम्मेदार दोषी आप हो सकते हैं। सातवां सवाल था स्टेट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एज लेड डाउन इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ नामक वाद के तथ्य एवं उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। केस लॉज आप पढ़ करके नहीं आएंगे तो ये टॉपिक आपने 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन केस लॉ से पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आठवां सवाल था एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अमंग द फॉलोइंग। सवाल पेपर को बड़ा बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्या अंतर है। दूसरा सवाल उसी में था किडनैपिंग और एब्डक्शन में। अमूमन ये सवाल हम लोग जो पढ़ते हैं तो लॉन्ग आंसर के लिए पढ़ करके जाते हैं, एक लॉन्ग आंसर के लिए, लेकिन ये एक ही में सब पूछ लिया गया है। उसके बाद 10वां सवाल, ये भी बड़ा सवाल था। 9वां सवाल डिफाइन द ऑफेंस ऑफ रेप। व्हाट चार्जेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द लॉ डीलिंग विद द ऑफेंस ऑफ रेप इन द रिसेंट पास्ट। बलात्संग के अपराध को परिभाषित कीजिए। हाल के दिनों में बलात्संग के अपराध से निपटने वाले कानून में क्या बदलाव सम्मिलित किए गए हैं। 10वां सवाल था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्रिमिनल ट्रेसपास था, दूसरा सेडिशन था, राजद्रोह, तीसरा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन था, चौथा था क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, मतलब आपराधिक अत्याचार पर लिखना था, राजद्रोह के बारे में लिखना था, महिला के सीलभंग के विषय में लिखना था, आपराधिक बल एवं हमला। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट में क्या मतलब है, क्या अंतर है। अब अगर हम बात करें उन सवालों की जो आपके लिए ज़रूरी हैं, इस बार के लिए ज़रूरी है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सवाल आप कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है, मर्डर का मतलब क्या होता है, दोनों में विशेष रूप से बारीक अंतर समझ लीजिएगा। आर वर्सेस गोविंदा से शुरू करिएगा और प्रयास करिएगा कि कम से कम 5, 6, 7 अंतर आपको स्पष्ट पता हो। दोनों के एक्सेप्शंस पढ़ लीजिएगा, दोनों के गठित होने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि क्या क्या होना जरूरी है, तब कहा जाएगा कि मर्डर हुआ। और अगर क्या चीज़ भी एक चीज़ सिंगल चीज़ कम रह जाएगी तो उसकी गैर मौजूदगी से वो ऑफेंस जो है वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का क्या मतलब होता है। हिंदी में कहें तो गैर इरादतन हत्या क्या होती है, सबकी उसकी सजा वगैरह पढ़ लीजिएगा कायदे से। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो क्रिमिनल फोर्स और असाल्ट वाली बात है, ये आपसे पिछली बार शॉर्ट राउंड में पूछी गई है, लेकिन आप इसको दोबारा से कायदे से पढ़ लीजिएगा। क्रिमिनल फोर्स का मतलब, असॉल्ट का मतलब क्या होता है। किसी भी आपके साथ में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी आवश्यकता के आप उसको जरा सा भी धक्का देते हैं तो ये असॉल्ट होगा, क्रिमिनल फोर्स होगा, बैटरी होगा या क्या होगा। लेकिन अगर आप उसे ये बताने के लिए धक्का दे रहे हैं, ये बताने के लिए आप उसको स्पर्श कर रहे हैं कि पीछे आपको कोई बुला रहा है या ऊपर से कुछ गिरने वाला है, तो दोनों में क्या अंतर हो जाएगा। तो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट का क्या मतलब है। मॉब लिंचिंग में कहूंगा कि शॉर्ट नोट के लिए तैयार करके रखिएगा कि मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है और हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या अंतर है, इसको भी समझ लीजिएगा कि हर्ट का मतलब क्या है, ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या है। कई बार ऐसा होता है
कि दो तीन आपसे ग्रीवियस हर्ट के, जब आप ग्रीवियस हर्ट पढ़ते हैं वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, तो उसमें आपसे दो तीन सिचुएशन पूछी रहती है कि अगर आपने सामने वाले के साथ ऐसा कोई ऐसा फोर्स यूज़ किया है कि सामने वाले की जो आँख है वो आँख फूट गई है, या सर फट गया है, या दांत टूट गया है, या उसको हल्की सी खरोच आ गई है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको 4-5 सिचुएशन दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ग्रीवियस हर्ट है बताओ। तो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन को कायदे से पढ़िएगा, इलस्ट्रेशन कायदे से पढ़िएगा, वहीं से सवाल आपको मिल जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद हम दूसरी यूनिट में देखें तो जो ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको डाउरी डेथ का मतलब क्या होता है, क्रुएल्टी का मतलब क्या होता है, और क्रुएल्टी के मुकदमे में जो मेंटल क्रुएल्टी का और फिजिकल क्रुएल्टी का जो पैमाना तय किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो फैमिली की डेफिनेशन तय की गई है, तमाम सारे केसेस में फैमिली में लोगों को और लोगों को इंक्लूड किया गया है। तो जब आप वीमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज के अंतर्गत डाउरी डेथ और बाइगैमी और क्रुएल्टी खूब कायदे से देख लीजिएगा कि उसका मतलब क्या होता है। छोटे शॉर्ट नोट के तौर पर, जैसे पिछली बार पूछा गया एबी के तौर पर, आप देख लीजिएगा कि ऑब्सीन एक्ट एंड सॉन्ग वाली जो धारा है उसकी पनिशमेंट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कब कहा जाएगा कोई गाना अश्लील बज रहा है। कई बार लोगों को आपत्ति होती है कि अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, ब्रज की भाषा में कुछ अश्लील गाने हैं लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि उसका टेस्ट क्या है, डिटर्मिनेशन का टेस्ट क्या है, कब किसी गाने को कहा जाएगा कि ये अश्लील गाना है। बहुत पहले सानिया मिर्जा के ऊपर एक गाना बना था, तो वो अश्लीलता की श्रेणी में आया था, गायक जेल गए थे। तो लेकिन उसके बावजूद आपको लगता होगा कि इस गाने में बहुत अश्लीलता है, ये तो मतलब अश्लीलता की पराकाष्ठा है इस गाने में, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा है, उसके गायक के गवैया के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, जो बना रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो उसका टेस्ट क्या है डिटर्मिनेशन का, वो समझ लीजिएगा कि ऑब्सीन सॉन्ग का जो टेस्ट है वो क्या है। ये मैं केवल आपके इस पेपर के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, ये अपनी जानकारी के लिए, पर्सनल जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। रेप वगैरह पिछली बार आ चुका है तो मुझे लगता है कि रेप इस बार रिपीट नहीं होना है। उसके बाद हम लोग तीसरी यूनिट पर आते हैं। तीसरी यूनिट में देखिए, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि थेफ्ट का मतलब क्या है। आप इसको या तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो डकैती है, डकैती से आप पढ़ना शुरू करिए। तो डकैती से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। डकैती का मतलब क्या है, रॉबरी का मतलब क्या है, रॉबरी बाई थेफ्ट कब होगा, रॉबरी बाई एक्सटॉर्शन कब होगा, थेफ्ट का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, एक्सटॉर्शन का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है। थेफ्ट का बेसिक एलिमेंट होता है आप वहाँ से किसी चीज़ को रिमूव करते हैं, खुद लेते हैं किसी सामान को, आप मेरी जानकारी के बिना मेरे कमरे से डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मेरी बिना जानकारी के कोई वस्तु आप हटा देते हैं, भले ही मेरे ही घर में वो कहीं पर और आप जाके रख देते हैं, इस आशय से कि इसको मैं हटा दे रहा हूँ इनसे बिना पूछे, अभी थोड़ी देर बाद मैं लेकर के चला जाऊँगा। है वो भी मेरे घर ही में, अभी है वो मेरे ही पोजीशन में, तो क्या वो चोरी होगी कि नहीं होगी। एक्सटॉर्शन में डिलीवरी होती है सदैव, एक्सटॉर्शन में सदैव डिलीवरी होती है। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि एक्सटॉर्शन में आप जाते हैं किसी चीज़ को सौंपने। सुनते होंगे जब आप ये कि किसी का किडनैप वगैरह होता है, किसी का अपहरण या व्यापहरण होता है तो उससे पैसे मांगे जाते हैं, कि जिसको बोलते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम। तो जो पैसे मांगे जाते हैं वो डिलीवरी हो रही है। तो जो उसके बेसिक एलिमेंट है कि कैसे डकैती गठित होगी, कैसे रॉबरी का मतलब क्या होता है, रॉबरी दो तरीके से किस प्रकार से हो सकती है। तो जिस समय आप रॉबरी बाई थेफ्ट पढ़ रहे हैं, रॉबरी बाई एक्सटॉर्शन पढ़ रहे हैं, उसी समय आपका रॉबरी भी तैयार हो रहा है, थेफ्ट भी तैयार हो रहा है, एक्सटॉर्शन भी तैयार हो रहा है। तो आप रॉबरी से और डकैती से पढ़ना शुरू करिएगा। उसके बाद यहाँ से जो दूसरा सवाल आपके लिए जरूरी है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अंतर क्या है, मतलब क्या है, समझ लीजिएगा। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई पड़ा हुआ पर्स मिलता है, या रास्ते में कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल सिक्योरिटी किस्म का कुछ भी सामान मिलता है, आपने उसको उठाया, अपने यूज़ में ले आए, या मैंने आपके यहाँ पर अपनी मार्कशीट रखी है, हमने आपसे कहा कि ये मार्कशीट जो मेरी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास रखे हैं, मैं 6 महीने बाद आऊँगा तो आपसे ले जाऊँगा। आपने उसको एडिट करा करके उस पर अपना नाम लिख दिया है, अपना उससे कुछ लाभ ले लिया है, कोई नौकरी चाकरी कुछ ले लिया, कुछ भी ले लिया जो उससे मिल सकता हो, तो ये कौन सा अपराध है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है और ट्रस्ट के ब्रीच करने का मतलब क्या होता है। उर्दू में कहें तो उर्दू बड़ा वो शब्द है लिखा पढ़ी में, अमानत में खयानत। खयानत आप समझ रहे हो, खयानत का मतलब कि खलल डालना, और अमानत मतलब कहते हैं कि अमुक वस्तु मेरी अमानत है, ये प्रॉपर्टी है मेरी। तो किस समय कहा जाएगा कि ट्रस्ट का ब्रीच हुआ, किस समय कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। दोनों में क्या अंतर है उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कायदे से। आगे बढ़े तो किडनैपिंग एब्डक्शन को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, एब्डक्शन का मतलब क्या होता है। जो गार्जियनशिप से ले जा रहे हैं,
लॉफुल गार्जियनशिप से ले जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? क्या कोई ऐसा बच्चा जो रोड पर जा रहा है, उसके माँ बाप का नहीं पता है, वो वारिस मतलब किसका वारिस है, लावारिस है, वो ऐसी स्थिति है, तो क्या उसका जो उसको अगर आप बहला फुसला करके लेकर के कहीं जा रहे हैं तो वो किस अपराध की श्रेणी में आएगा? क्योंकि लॉफुल कस्टडी से आप पढ़ते हैं कि लॉफुल कस्टडी से होना चाहिए। अब लॉफुल कस्टडी उसकी है ही नहीं है, तो कौन से अपराध की श्रेणी में आएगा? आप किसी बच्चे राह चलते किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को, सीनियर को भी हम कह ले रहे हैं, जो 18 से ऊपर है, प्रौढ़ है, युवा है, तो आप उसको कह रहे हैं कि इसका तो कोई वारिस ही नहीं है, मतलब ये तो लावारिस है, इसका तो कोई आगे पीछे है नहीं, उसको लेकर के जा रहे हैं। तो क्या किसी की लॉफुल गार्जियनशिप ना हो किसी के ऊपर तो भी आप उसको लेकर के जा सकते हैं, आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ से भी एब्डक्शन के क्या इलस्ट्रेशंस हैं और किडनैपिंग के क्या इलस्ट्रेशंस हैं, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो जो ये नया चीज़ आया है, कहाँ गया, नई चीज़ हम लोग ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, मॉब लिंचिंग वाली बात, शॉर्ट नोट के लिए हम लोगों ने वहाँ पर देखा है। और यहाँ पे जो ये डिफेमेशन है, डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, डिफेमेशन के एक्सेप्शन ज़रूर पढ़िएगा कि डिफेमेशन के एक्सेप्शन क्या है, क्या अपने यहाँ भी जो अपने यहाँ का कानून है डिफेमेशन का और जो विदेशी कानून है, मतलब कॉमन लॉ है, उसमें अंतर क्या है। हमारे यहाँ भी क्या लाइबल और स्लेंडर वाली बात है, या हमारे यहाँ जैसे उसमें कभी कभी एक सिचुएशन पूछी जाती है कि ए ने बी को गाली से लिखा हुआ पत्र उसके पते पर भेजा है, ए ने बी को भेजा है, अब वो पत्र सीधे बी को मिलता है, बी उसको खोल के पढ़ता है, तो क्या डिफेमेशन हुआ? वही सिचुएशन बदल दी जाए कि ए ने बी को गाली लिखा हुआ पत्र भेजा है, बी को मिलने के बजाय उसका नौकर, उसका ड्राइवर, उसका माली, उसका धोबी या उसकी पत्नी या उसके बच्चे को मिलता है, वो खोल करके पढ़ लेता है। तो दोनों में से क्या दोनों जगहों पर डिफेमेशन हो रहा है? दोनों में से किसी एक जगह पर डिफेमेशन हो रहा है? कहाँ हो रहा है, पढ़ लीजिएगा। तो किडनैपिंग एब्डक्शन की बात हम लोगों ने कर ली, यहाँ पे डिफेमेशन की बात कर ली हम लोगों ने। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट पिछली बार पूछा जा चुका है, मुझे लगता है लॉन्ग आंसर आ चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट नोट के लिए इसको तैयार करके रखिएगा। और एक चीज़ ऑप्शन एक्ट एंड सॉन्ग वाली हो गई है, ऊपर ये चीज़ हो गई है। प्रयास ये करिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्रयास ये करिएगा कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो धाराएं आप थोड़ी बहुत, मतलब हो सकता है आप सब रट के जा रहे हो, आपको याद हो, लेकिन थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा कि मैं धारा ना भूलूँ, मतलब आप धारा ना भूलो। तो 10 में से 5 वो सवाल चुनिएगा जिसकी धारा आपको एग्जैक्ट पता हो, जो धाराएं आप जानते हो, याद हो आपको। नहीं तो अभी भी हम लोगों के मुंह से मर्डर कहते समय 300 के आसपास की चीज़ें निकलती हैं, चीटिंग कहते समय 420 निकलता है, तो वो चीज़ है। यहाँ पर चीटिंग है, मिसचीफ है, इसमें सब में थोड़ा सा अंतर पढ़ लीजिएगा। जो भी ये चीटिंग मिसचीफ वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा अंतर है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और मैं बार बार कहूँगा कि इलस्ट्रेशन पढ़े बिना मत जाइएगा। अभी भी आपके पास समय है, अभी आप कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे का इलस्ट्रेशन पढ़ डालिए, मर्डर पढ़ रहे हैं तो नीचे का इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, किडनैपिंग एब्डक्शन के नीचे का इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, बहुत ही जरूरी है। मैं बार बार आपसे कहूँगा कि बहुत जरूरी है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस पेपर के लिए, और मुझे लगता है आपका जो 5वां पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का है, वो समय से उसके वीडियो को लेकर के हम लोग उपस्थित हो जाएंगे, चर्चा कर लेंगे। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, तक जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद।